हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। समस्त पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को, दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग जो मेरा इकोनॉमिक्स का अगला सीरीज है, जो कल हम लोगों ने रेशियो ख़त्म किया था और हम लोगों ने कहा था कि मुद्रा और बैंकिंग का जो अगला है इन्फ्लेशन, जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, तो ओवरऑल हम पूरा इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण है, इसके मापन की क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए क्या कहा गया है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो चलिए, इन्फ्लेशन आप जानते ही हैं। इन्फ्लेशन जो होता है, अगर आप देखिएगा तो यूपीएससी में और बीपीएससी में, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज सीडीएस और बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे भी मेंस में भी पूछ सकता है। तो आज हम लोग इसको करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए 1 महीना, तो उसमें वस्तु और सेवा, आप लोग पढ़ते ही हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था में आप वस्तु खरीदते हैं और सर्विस लेते हैं। जैसे शिक्षा है, हेल्थ है, ये क्या है, सर्विस में है। वस्तु में क्या है, आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, आप कोई गहना खरीदते हैं, आप जितने भी कमोडिटी होते हैं वो सब गुड्स में आ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो स्पेशली क्या होता है कि आपके क्रय शक्ति को कम कर देता है। मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपया में था, अब वही अगर 12 रुपया में हो जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे। तो आपके क्रय, अगर मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपया में था, आपके पास 20 रुपया था, तो आप 2 खरीदते, लेकिन अब वो उसका दाम बढ़ के 12 रुपया हो गया। अब 2 खरीदना होगा तो 24 रुपया चाहिए। तो आपका क्या किया, क्रय शक्ति, आप नहीं खरीदेंगे, आपके पास 24 रुपया नहीं है, तो आपकी क्रय शक्ति को ही कम कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या करता है, ये क्रय शक्ति को कम कर देता है। अब इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, दो तरह से, चलिए आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन के जो प्रकार होते हैं, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक मांग प्रेरित होता है। मान लीजिए कि मुद्रा और ऋण की आपूर्ति बढ़ जाए, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, आपको ऋण भी आसानी से उपलब्ध हो। जैसे वाणिज्यिक, अगर आरबीआई जो है लचीला मौद्रिक नीति अपना लेता है, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देता है। जैसे ही कम करेगा तो बैंक भी उसको कम करेगा। बैंक अगर कम करेगा तो जो निवेशक होंगे, आप हम होंगे, ऋण आसानी से मिल जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, मुद्रा होगा। लेकिन वस्तु की मांग जो है वो समग्र अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, लेकिन आपूर्ति उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लागत प्रेरित होता है। अब जब पढ़ते ही हैं कि कोई भी वस्तु का जो प्रोडक्शन होता है उसमें इनपुट कॉस्ट होता है। जब इनपुट कॉस्ट बढ़, जैसे मध्यवर्ती कोई वस्तु है, जैसे आप कोविड के टाइम में देखे होंगे, एपीआई यानी मेडिकल के सेक्टर में जो हमारा मेडिसिन बनता है, उसके लिए आपका एपीआई यूज़ किया जाता है इंटरमीडिएट में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट। तो उसका, क्योंकि हम चाइना से मंगाते थे, तो उसका कॉस्ट क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो ओवरऑल जो मेडिसिन है उसका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर संरचनात्मक, मतलब वही कोई एक अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेमीकंडक्टर है, वो सिर्फ का कोई अगर चिप है तो वो सिर्फ अगर चाइना उत्पादन करता है, तो आपको क्या होगा, अगर कहेगा आप 10 रुपया में है तो आप लेना पड़ेगा, मोनोपोली है उसका। तो उसमें क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारा, जिससे हमारा, जैसे तेल का देखते हैं, तेल अगर जो ओपेक कंट्री है वो अगर सही से आपूर्ति नहीं किया या दाम को बढ़ा दिया, तो हमारे जितने कमोडिटी और सर्विस होते हैं उनका दाम बढ़ जाता है। अब एक नया प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, प्रोटीन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, जो आप देखेंगे, जो जैसे जैसे लोग में खाने को लेकर जागरूकता हो रही है, वैसे वैसे लोग जो है उनकी रुचि बदल रही है। पहले लोग दाल चावल खाते थे, अब एक तो पैकेट फूड खाते हैं, दूसरा जो है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को खाना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ जाएगी तो फिर उस तरह से आपूर्ति नहीं होगा, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब देखिए, जो इन्फ्लेशन के मापने के विधि होते हैं, ये बीपीएससी में हर बार, मतलब एक बार पूछता ही है। तो अब देखिए कि जो आपका गुड एंड सर्विस में महंगाई में, इसमें गुड और सर्विस सीपीआई में दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ जो है वो वस्तु को किया जाता है, सर्विस को नहीं शामिल किया जाता है। जो हमारा ये पीपीआई है, इसमें गुड और सर्विस दोनों को किया जाएगा। अभी हो रहा है कि डब्ल्यूपीआई से हम रिप्लेस करके पीपीआई पे चले जाएं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, अब ये बीपीएससी हर बार पूछती है। सीपीआई को कौन जारी करता है, ओवरऑल सीपीआई को एनएसओ जारी करता है। लेकिन अगर संयुक्त रूप से जो होता है, आगे हम देखेंगे सीपीआई के कौन कौन से टाइप हैं।
और इसका देखिए कि जो वाणिज्य मंत्रालय का DPII होता है, जो GI टैग देता है, वो उस और प्लस आर्थिक सलाहकार मिलके WPI जारी करता है। अभी ये जो है PPI जो है अभी वास्तविक रूप में आया नहीं है, तो इसको अभी जारी नहीं किया जाता। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग जो भी विनिर्माण क्षेत्र होगा उसके लिए किया जाएगा। कई बार पूछ देता है कि जो CPI है उसका बेस ईयर क्या है, WPI का बेस ईयर क्या है। तो ये जो बेस ईयर है इसका CPI का वो 2012 है, संशोधित करके अब चर्चा हो रहा है कि इसको संशोधित करके 2024 कर दिया जाए। और WPI के लिए तो समिति भी गठित कर दी गई है। WPI जो है वो इसका बेस ईयर 2011-12 है और PPI का कहा ही अभी शुरू नहीं हुआ है। अब देखिए CPI जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है, एक CPI एग्रीकल्चर वर्कर के लिए होता है और एक CPI संयुक्त होता है। संयुक्त मतलब हो गया ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए। जो CPI श्रमिक के लिए होता है उसको जारी करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जो CPI एग्रीकल्चर वर्कर के लिए होता है उसको जारी करता है, वही दोनों को सेम करता है, लेकिन CPI जो संयुक्त है उसको जारी करता है NSO। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो CPI इंडस्ट्रियल के लिए है, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए है, वो दोनों श्रम ब्यूरो करता है, लेकिन जो ग्रामीण और शहरी संयुक्त होता है वो आपका NSO करता है। अब देखिए WPI में क्या है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है अभी जो है। इसके लिए इसके आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया, वर्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद्र। याद रखिएगा, पूछ देगा कि अभी हाल में ही है जो WPI है उसके बेस ईयर में चेंज किया जाएगा। बेस ईयर होता है जिसपे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा हो, जैसे 2011-12 में, तो उससे तुलना किया जाता है अब तक का कि कितना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद्र है और इनको 2 चीज़ के लिए कहा गया है, 2 चीज़ के लिए। एक जो है बेस ईयर चेंज करने के लिए, दूसरा जो है वो WPI से हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, PPI पे। अब अगला जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि BPSC अभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन UPSC पूछता है। तो हो सकता है कि जो FAO वाला है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, उसको अब कंबाइंड एग्जाम होता है जो BPSC का है, तो वो इकोनॉमिक्स वाले स्पेशल होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा 69 में देखेंगे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ये एक बेंच मार्क है ब्याज दर तय करने का। इसमें क्या होता है, अब ये पूछ सकता है कि इसकी बैठक कितने दिनों पे होती है, तो 4 बार होना चाहिए 1 साल में। कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। इसके संगठन में कौन होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो RBI के गवर्नर होते हैं। आप लोग बताइए RBI के गवर्नर कौन है। RBI के हो सकता है पूछ दे, ये ना पूछ के अगर फैक्ट पूछे तो पूछ दे RBI के गवर्नर कौन है। तो RBI के जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। इनके जो प्रभारी होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक अधिकारी होता है जो RBI के द्वारा तय किया जाता है और 3 सदस्य होते हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिएगा, जो RBI अधिकारी है उसको निर्धारित करता है, लेकिन नामित सदस्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा वही इसके सदस्य होंगे। तो इसमें जो है वो RBI और ये 3, यह बना भी था, ये RBI एक्ट 1934 के तहत RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MOU पे। तो इसमें देखिए 4 कोरम पूरा करता है, यानी कम से कम 4 सदस्य होना चाहिए 6 में। निर्णय जो होता है वो बहुमत पे होता है, लेकिन आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, अगर निर्णय सेम आ जाता है, मतलब 4 लोग हैं तो 2 भी पक्ष में दिए 2 विपक्ष में दे दिए, तो निर्णायक मत का प्रयोग वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता है और यहाँ RBI का अध्यक्ष करता है। अब ये क्या करता है, अब देखिए जो हम लोग जो हर चीज़ को करते हैं वो एवरेज प्राइस इंडेक्स पे करते हैं, यानी कि जो WPI होता है और CPI होता है उसमें जो हम बास्केट लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कहते हैं ना कि जो इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं उसमें एक मुद्रा बास्केट होता है, तो वही मुद्रा बास्केट में वस्तु होता है। आज आपने चावल खरीदा, दाल खरीदा, आलू खरीदा, प्याज खरीदा, और एक आपने होलसेल में खरीदा, इसमें आपने इसमें जो है वो ईंधन खरीदा, बिजली खरीदा, शिक्षा में पैसा दिया, स्वास्थ्य में दिया, तो CPI में सब आ जाएगा। लेकिन WPI में सिर्फ कॉमोडिटी आ जाएगा, आपने सोना खरीदा, चांदी खरीदा, चावल खरीदा, दाल खरीदा, बस यही आ जाएगा। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इसका जो एवरेज जो भी प्राइस आता है, मान लीजिए कि इतना इन्फ्लेशन अभी चल रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एवरेज प्राइस इंडेक्स। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 69 में पूछा था, स्टैगफ्लेशन। अब ये देख लीजिए, इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होता है उसमें जितने भी गुड्स और सर्विस होते हैं सबको हम ऐड करते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो गुड और सर्विस होते हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखिए ये जो हमारा वो है ये डायग्राम, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें से माइनस कर देते हैं फूड और
फ्यूल को। फूड और फ्यूल को क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि ये इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे अभी जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मेन इन्फ्लेशन है वो फूड इन्फ्लेशन ही है। फूड इन्फ्लेशन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? उसके रीज़न होते हैं मौसम की चरम जो सीमाएं हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपदा आता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, कीड़ा जो है वो कर देता है, सिंचाई की बेहतर सुविधा नहीं है, जो हमारा खेत है वो थोड़ा फ्रेगमेंटेड है, हम आधुनिक खेती नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह से हमारा उत्पादकता नहीं होता है। तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। और फ्यूल के लिए चूंकि हम दूसरे देश पे रहते हैं, तो जो भू राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके कारण जो है जो आपूर्ति होता है वो बाधित होता है, इससे हमारा परिवहन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रास्फीति तो उच्च रहती ही रहती है, और साथ में क्या होता है, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। तो ये पूछा था यही 69 में कि इन्फ्लेशन उच्च रहेगी, आर्थिक विकास कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा। देखिए इन्फ्लेशन में आर्थिक विकास के लिए अच्छा है, लेकिन स्टैगफ्लेशन ये जो है वो अच्छा नहीं है, इसमें बेरोजगारी बढ़ जाता है। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन और जो क्या होता है, ये मुद्रास्फीति के विपरीत होता है। चलिए इस डायग्राम में आपको बताते हैं। रिसेशन हो गया यानी मंदी आ जाता है। मंदी में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन वगैरह है सब कम हो जाता है। अब ये क्या होता है, जब डिप्रेशन मंदी लगातार 2 क्वार्टर में लगातार रह जाता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को हटाने के लिए सरकार क्या करती है, पैसा जारी करती है, राजकोषीय नीति को थोड़ा सा लचीला करती है, अपना आर्थिक व्यय को बढ़ाती है और टैक्स को कम करती है। मान लीजिए आपको 10 रुपया पहले टैक्स देना पड़ता था, अब 8 रुपया देना पड़ता है, तो आपको क्या पड़ेगा, 2 एक्स्ट्रा रुपया मिल गया आपको, तो आपके पास टैक्स ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, आपके पास मुद्रा ज़्यादा है, तो वही चीज़ें जब बढ़ने लगती है तो रिफ्लेशन होने लगता है। इन्फ्लेशन जो होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि हाँ रुपया अधिक होती है, आपूर्ति उस अनुपात में नहीं होता है, तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि इन्फ्लेशन रेट, अब ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशन हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन अलग होता है, इन्फ्लेशन रेट अलग होता है। जब इन्फ्लेशन रेट होता है तो हम 2 वर्ष की तुलना करते हैं, जैसे मई में आलू का कितना दाम था और जो अगले मई में कितना दाम था, तो इस बटा 100 बटा मतलब जो पहले में था वो into 100, जैसे प्रतिशत आप निकालते हैं वैसे ही। तो इसमें क्या था, मान लीजिए 2022-23 में 10 था इन डिसइन्फ्लेशन, लेकिन अब घट के कितना हो गया, इन्फ्लेशन 10 था, अब घट के हो गया 7%। तो पिछले से तुलना में यदि इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, 7% से हो गया, और जब वो नकारात्मक हो जाता है तो वो डिसइन्फ्लेशन हो जाता है। जैसे अब -1 हो गया, घट गया नीचे की तरफ, ये ग्राफ देख लीजिए, ये वाला जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिसइन्फ्लेशन। तो याद रखिएगा कि जो डिफ्लेशन होता है वो मुद्रास्फीति के विपरीत होता है, उसमें जो आपूर्ति की मांग है वो कम हो जाती है, उपभोक्ता व्यय कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा होता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? आप देखिए, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। डिफ्लेशन है, इसमें वस्तु और सेवा की मांग, डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो है वो अच्छा नहीं होता अर्थव्यवस्था के लिए। डिफ्लेशन है तो वस्तु और सेवा की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा कि व्यक्ति सोचेगा कि कुछ दिन में तो वस्तु का दाम और कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, खरीदने ही नहीं जाएगा, खरीदने ही नहीं जाएगा तो मांग कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा तो जो कंपनी है प्रोडक्शन करती है उसका माल जो है बिकेगा नहीं तो क्या होगा, वो बिकेगा नहीं तो उसके पास प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो बैंक से जो पैसा लिया है उसको वो चुकाएगा नहीं तो बैंक का पैसा क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा, और उसके पास अगर लाभ नहीं है तो क्या करेगा कि वो जो भी उसके यहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं उसको हटा देगा, तो उससे बेरोजगारी दर भी हमारी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, इन्फ्लेशन में, स्टैगफ्लेशन में भी बेरोजगारी दर बढ़ रही थी और डिसइन्फ्लेशन में भी बढ़ रही थी। अब फिर से एक बार हम आपको बताते हैं, कोर इन्फ्लेशन में होता है जिसमें गुड और सर्विस सभी को करते हैं, बस उसमें क्या करते हैं, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला चीज़ है, फॉर एग्जांपल फूड और एनर्जी, जैसे तेल को हम लोग मंगाते हैं तो उसको हम माइनस कर देते हैं। क्यों? आपने देखा ही कि फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा बढ़ता है और जो हमारा फ्यूल का है वो भी बढ़ जाता है, जिससे हमारा जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। हेडलाइन में हम सारे वस्तु और जितना जो हमारा बास्केट होता है उसमें सब रहता है, वस्तु सेवा सब रहता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, ये मुद्रास्फीति जनित मंदी है, और स्टैगफ्लेशन 69 में पूछा था, इसमें 3 चीज़ याद रखना
रखना है। इसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जो हमारा ग्रोथ रेट होता है वो स्थिर हो जाता है, और तीसरा हमारी बेरोजगारी बढ़ जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तु और सेवा की जो आपूर्ति मांग है वो कम हो जाता है, उपभोक्ता व्यय कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है कि डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, पिछले साल के तुलना में यदि इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए, जैसे पिछले इस फोटो में देख सकते हैं, पिछले वर्ष 2022 में 10 था इन्फ्लेशन, घट के 7 हो गया और अभी निगेटिव में हो गया, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इससे क्या होता है, इसको इस डायग्राम में देखिए कि इसमें क्या होता है कि अगर डिसइन्फ्लेशन हो गया यानी पिछले साल की तुलना में वस्तु का जो है दाम बहुत कम हो गया, तो इससे लोग क्या सोचते हैं कि उससे क्या होता है कि जो हमारा मांग है ना वो कम हो जाता है। लोग सोचेगा अरे वस्तु का तो मूल्य कम हो गया तो हम दौड़ के मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो ये ऐसा प्रवृत्ति नहीं देखा जाता है। लोगों का माइंडसेट होता है कि यार आने वाले 2-4 दिन में जो इसका प्राइस है वो और कम होगा, तो और कम होगा तो इससे क्या होता है, लोग में खरीदने नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके मुख्य रूप से 2 दुष्प्रभाव पड़ते हैं। एक जो है, कंपनी में मान लीजिए उसको आप वस्तु नहीं खरीदेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसको बचत नहीं होगा तो उसको लाभ भी नहीं मिलेगा, ना बचत होगा ना लाभ होगा। अगर वो लाभ नहीं होगा तो वो जो ऋण लिया है, निवेश किया है बैंक से, वो बैंक को पैसा नहीं देगा, तो उसका जो पैसा क्या हो जाएगा, एनपीए। और हाँ, पिछले क्लास में हमने देखा है एनपीए कितनी बड़ी समस्या है और सरकार उसके लिए क्या स्टेप उठा रही है। दूसरा क्या होगा कि कंपनी में जो लोग काम करते थे उनको वेज नहीं दे पाएगा तो उसको बोलेगा छटनी करेगा, तो इससे हमारा बेरोजगारी दर भी बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही खराब स्थिति होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से इन्फ्लेशन समझ में आया होगा, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई और इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और जो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के क्या प्रकार होते हैं, कैसे मापते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ तर्क। और एक ये देख लीजिए, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा कि अभी ये इकोनॉमिक सर्वे में है इस बार का, और ये भी हमको बताइएगा आप लोग देख के कि IMF के अनुसार भारत में इन्फ्लेशन रेट को कितना बोला गया है, 25-26 में रहेगा। तो ये बोला गया है कि जैसे आप देखिएगा कि भारत में जो खाद्य इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। CPI में हम क्या करते हैं, खाद्य और सेवा दोनों को रखते हैं, तो उसमें जो कमोडिटी होता है उसमें जो मेन इन्फ्लेशन है वो फूड वाले में है। फूड वाले में क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बता ही दिए हैं कि पीछे कि मौसम संबंधी बहुत चरम घटनाएं होती हैं। तो सरकार इसके लिए इकोनॉमिक्स जो है, सरकार जो है इसके लिए क्या स्टेप उठाई गई है वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। अनाज के लिए देखिए भारत ब्रांड है, पूछ देगा कि भारत ब्रांड क्या है, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा जो है एक कदम उठाया गया है। अब देखिए खुले बाजार की बिक्री योजना, ये भी आप मेंस में भी लिख सकते हैं, आप इवन ऐसे में भी लिख सकते हैं, अगर वो आ जाता है इन्फ्लेशन पे लिखने के लिए आ जाता है। खुले बाजार की बिक्री योजना, इसमें केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल दिया जाएगा। भारत ब्रांड, इसमें गेहूं, आटे के चावल की बिक्री की जाती है। भारत ब्रांड में चना का दाल, मूंग का दाल और मसूर का दाल दिया जाता है। तो पूछ देगा कि भारत ब्रांड से भारत में अभी क्या क्या जो है सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देती है। तो उसमें चावल, दाल और गेहूं, चना दाल में भी जो है वो 3 तरह की दाल देती है, चना दाल, मूंग दाल और मसूर की दाल, और सब्जियां के लिए भी देती है। और एक क्या है, ये है आपका प्राइस फिक्स, एक फंड को जनरेट किया गया है कि ताकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको वो कंट्रोल कर सके। तो अब देखिए बीपीएससी जो पूछा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में क्या प्रयोग करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है उसमें जो वो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करती है वो CPI संयुक्त होता है। तो हमने देखा था CPI एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और संयुक्त, तो ये संयुक्त को करती है। और ये अभी देखिए ये था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। अब इन लोगों को देखिए आप लोग, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही बहुत ही मज़े के साथ पढ़ते होंगे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके, और बहुत ही इजीली समझ में आता होगा। तो इसी के साथ आप लोग प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा ये सीरीज अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और उतने ही बारीकी से और अच्छे से आप लोगों के लिए जो है उपलब्ध कराते रहें। और आप लोग के इस सफ़र में हम आपके साथ हैं। आप अगर किसी भी को इससे लाभ होता है तो ये हमारे आत्मा की असीम जो है उससे संतुष्टि मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।